सोलन टू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मैं नागेश भाई के 100 रुपीज के सुपर थैंक्स के लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वांगडोंग रूम के अंदर आ गया होता है और ये यहाँ पे काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है कि ये रूम पूरी तरीके से काफी ज्यादा डेंस होली एटमोस्फेयर से भरा हुआ है और यहाँ का जो लाइट एलिमेंट है वो काफी ज्यादा थिक है, एकदम किसी लिक्विड की तरह। और क्या ये जड़ें गोल्डन ट्री की हैं और ये स्ट्रेंथ गोल्डन ट्री की है क्या? ये लाइट मेरी बॉडी के अंदर भरती ही जा रही है। और फिर वांगडोंग यहाँ पे बैठ के कल्टीवेट करने लगता है और कहता है कि ये जगह काफी ज्यादा पवित्र और पावन है और चलो अब जल्दी से ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं। ये तो वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है और मैंने पहले कभी ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया और मैं काफी जल्दी ही मेडिटेशन की स्टेट में आ गया। और जब वांगडोंग काफी गहरी मेडिटेशन कर रहा होता है तब ये इस अवस्था में मूलाओं की आवाज को सुनता है जो कहते हैं कि वांगडोंग शांत ही रहना और अपनी मेडिटेशन करना कंटिन्यू रखना, बस तुम मेरी आवाज पे थोड़ा सा ध्यान देना। और ये जगह सबसे बेहतर है तुम्हारी स्पिरिट लेवल को ट्रेन करने के लिए और यहाँ पे ट्रेनिंग करने से तुम्हें दुगना लाभ मिलेगा, वो भी आधी मेहनत पे। और जिस जगह तुम लोग अभी हो ये पोसाइडन पवेलियन का अंडरवर्ल्ड है और यहाँ पे करीब 108 कमरे हैं और ये जगह सबसे सूटेबल ट्रेनिंग एनवायरनमेंट देता है हर तरीके के स्पिरिट यूजर्स के लिए। और तुम लोगों को यहाँ पे भेजने का जो कारण है वो सिर्फ तुम लोगों को ट्रेन करने जितना सिंपल नहीं है, बल्कि असल में तुम लोगों को यहाँ पे इसलिए भेजा गया है जिससे कि तुम लोग अपने खुद के रास्ते को चुन सको। और अगर तुम लोग सच में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो तुम लोगों को खुद के लिए एक रास्ता ढूंढना होगा और तो और तुम लोगों को ये भी डिसाइड करना होगा कि तुम लोगों को खुद इस रास्ते पे कैसे चलना है। और फिर चाहे तुम लोग चलने के लिए कोई भी रास्ता क्यों ना चलो, याद रखना कि जब तक कि तुम लोग उस रास्ते पे चलते रहोगे तो निश्चित रूप से अंत में तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। और हमें एक ऐसा रास्ता चुनना ही होगा जिसे हम सभी ही अपना खुद का कह सकें। और तभी हम इस तरफ देखते हैं कि यह एक रूम के अंदर एंटर करता है जहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा होता है और इससे उस अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। और जैसे ये थोड़ा अंदर आता है तभी अचानक से इस रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और फिर ये इस रूम को एक्सप्लोर करने के लिए अपनी स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी अचानक से इसका सिर काफी ज्यादा जोर से घूमने लगता है और ये एकदम किसी तरीके का मेंटल अटैक जैसा ही होता है और इस वजह से इसे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होता है। और तो और जो इस पे प्रेशर होता है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन तभी इसे हवा में लाइट दिखती है जिनकी संख्या देखते देखते बढ़ने लगती है और ये जैसे तैसे अपनी स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करके आसपास देखता है तो इसके काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये जिस गेट से इस रूम के अंदर आया था वो यहाँ से जा चुका था और ये जगह पूरी तरीके से बंद होती है। और तभी यहाँ पे यो को एक स्कल देखने को मिलता है जिस वजह से ये काफी ज्यादा घबरा सा जाता है। और तभी इसे समझ में आ जाता है कि जो मेंटल प्रेशर इसके ऊपर आ रहा है वो इससे ही आ रहा है। लेकिन जब ये गौर से देखता है तो ये पाता है कि ये पूरा रूम तो इन टेरिफाइंग स्कल से ही भरा हुआ है और इनकी मेंटल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है और इसे ऐसा लगता है जैसे कि इसकी पूरी बॉडी और इसके माइंड के टूट के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। और इस टेरिफाइंग प्रेशर के बीच में यह बैठ जाता है और मन में कहता है कि धत तेरे की ये प्रेशर कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन अगर मैं इसे ट्रेनिंग के रूप में देखूं तो फिर आने दो लाइक सब्सक्राइब आने दो। और तभी मूलाओ कहते हैं कि हो याओ तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है? और मूलाओ के सवाल को सुन के यह बताता है कि मूलाओ मेरी मेंटल स्ट्रेंथ मेरी विल पावर है। और तभी मूलाओ कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा, अगर किसी को अपनी विल पावर को ट्रेन करना है तो उसे काफी ज्यादा इमेंस प्रेशर का सामना करना होगा। और मुझे विश्वास है कि तुम्हारा जो टैलेंट है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया है उससे कहीं ज्यादा है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्यों तुमने स्पिरिट आइज को ही क्यों चूज किया अपनी स्पिरिट एबिलिटी के लिए? तो यह बताता है कि मेरी स्पिरिट आइज की एक्यूमुलेशन के माध्यम से मेरा प्लान एक और 10,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग को मेरी आइस स्कॉर्पियन स्पिरिट एबिलिटी के साथ ऐड करने का है। और फिर मूलाओ कहते हैं कि बच्चे तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी जो फर्स्ट आइस स्कॉर्पियन स्पिरिट रिंग है वो कितनी पुरानी है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कम से कम 1 लाख साल पुरानी तो होगी ही। और जिस एरिया में तुमने अपनी स्पिरिट एबिलिटीज को एक्सपेंड किया है उसने ही तुम्हारी स्पिरिट रिंग की एज को एक्सपोज कर दिया है। और अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो तुम्हारी मार्शल सोल आइस स्कॉर्पियन की नहीं है बल्कि ये नॉर्थ के उन 3 किंग्स में से एक है जो कि टॉप 10 मोस्ट प्रीशियस क्रीचर्स में आते हैं। और मुझे लगता है कि वो और कोई नहीं आइस एम्परर स्कॉर्पियन स्पिरिट है। और मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि कम से कम तुम्हारे पास 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन भी है। और इनकी बातों को सुन के याओ की भी हालत खराब होने लगती है और ये मन में कहता है कि धत तेरे की, इन्होंने तो इस हद तक भी गैस कर लिया है और लगता है कि आज मेरे सारे सीक्रेट्स मूलाओं के आगे खुलने वाले हैं। और तभी हमें शरक एकेडमी सीनियर फीमेल्स डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पे टांगिया अपना बैग पैक कर रही होती है। जिसके बाद ये यहाँ से जाने लगती है और जब ये यहाँ से जा रही होती है कि तभी कोई इसका रास्ता रोकते हुए कहता है कि हे ब्यूटीफुल लेडी, क्या तुम मेरे साथ खाने पे चलोगी? जिसपे ये कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ और मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। और जिससे टांगिया इस बंदे को देखती है तो ये काफी चौंक जाती है क्योंकि ये ऑफर मारने वाला और कोई नहीं बाई बाई होता है। और ये इससे कहती है कि क्या तुम अभी जानते हो कि कैसे लौट के आते हैं? तो बाई बाई कहता है कि अगर तुम यहाँ पे हो तो लौट के यहाँ पे ना आना निश्चित रूप से नामुमकिन है और चलो अब जल्दी से मुझे हग करो। और तभी टांगिया रोते हुए बाई बाई को काफी जोर से हग करती है और रोते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी रिस्पेक्ट कहाँ गई और मुझसे तुम तमीज से बात किया करो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। तो बाई बाई कहता है कि ज़ियोया क्या हुआ, क्या किसी ने तुम्हें बुली किया है? जिसपे टांगिया कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो बाई बाई कहता है कि अब जब तुम ठीक हो तो तुम रोए क्यों जा रही हो और चलो पहले चल के डॉर्मेट्री चलते हैं। और जब ये डॉर्मेट्री में लौट के आ जाते हैं तो बात करने के बाद टांगिया काफी चौंकते हुए कहती है कि क्या स्कूल ने तुम्हें रिवॉर्ड में सेरेक्ट 7 डेविल्स का टाइटल दिया? तो बाई बाई कहता है कि तो क्या तुम इससे खुश नहीं हो? तो टांगिया कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए काफी खुश हूँ, लेकिन तुम लोग स्कूल के लिए कितना कुछ अचीव कर रहे हो तो पता नहीं कि क्या तुम लोग अब भी टांग क्लैन की मदद भी करना चाहोगे क्या? तो बाई बाई कहता है कि हम कैसे नहीं कर सकते हैं, बल्कि स्कूल और टांग सेट के मेंबर्स के बीच में जो रिलेशन है वो उतना भी बुरा नहीं है। और तभी टांगिया चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या बुरा नहीं है? जब टांग सेट वहाँ पे बिखर रहा था तब ये लोग कहाँ थे और उन्होंने कभी भी हमारी मदद नहीं की। और इसके अचानक से चिल्लाने की वजह से बाई बाई भी हैरान होता है और कहता है कि टांगिया ये तुम्हें क्या हो गया, अचानक से तुम भड़क क्यों गई? और बाई बाई की इस बात को सुन के टांगिया कहती है कि सॉरी मैं ठीक हूँ ज़ियोया, इस मुद्दे को दोबारा से मत उठाओ और टांग क्लैन का पतन खुद की ही वजह से हुआ है और तुम्हारे पास मैं हूँ, युहाओ है और बाकी के लोग भी तुम्हारे ही साइड हैं और हम डेफिनेटली तुम्हारी मदद करेंगे टांग सेट को रिवाइव करने में। और फिर टांगिया कहती है कि तुम्हारे और मेरी स्ट्रेंथ के बीच में जो अंतर है वो बढ़ता ही जा रहा है और इनर कोर्टयार्ड के अंदर एंटर करने का तो मेरा सवाल ही नहीं उठता है। और ज़ियोया को इतना परेशान देख के बाई बाई को भी बुरा लगता है और ये कहता है कि ज़ियोया इस तरीके से मत सोचो और हम डेफिनेटली तुम्हारी मदद करेंगे जिससे कि तुम इनर कोर्टयार्ड के अंदर आ सको। और इस तरफ ज़ियोया रोते हुए कहती है कि बाई बाई ऐसे मत बनो, मैं बस तुम लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं पहले ही डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं शेरेक एकेडमी को छोड़ के चली जाऊंगी। और टांगिया की इस बात को सुन के बाई बाई को धक्का सा लगता है और ये मन में कहता है कि मैंने बस तुम्हें सिर्फ 2 महीने ही नहीं देखा, लेकिन सिर्फ इन 2 महीनों में ही तुम कितनी बदल गई हो। और फिर ये टांगिया से पूछता है कि आखिर तुमने अभी क्या कहा? तो टांगिया कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे रुकने का कोई मतलब भी नहीं है, इसी वजह से मुझे इतना रोना आ रहा है। बाई बाई मैं सच में तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ। और इस पे बाई बाई से काफी जोर से हक करते हुए कहता है कि और कुछ मत कहो, तुम कहीं नहीं जा सकती हो, तुमने सुना ना? तो टांगिया कहती है कि तुम मुझे काफी लंबे समय से जानते हो कि जब मैं एक बार अपना मन बना लेती हूँ या किसी चीज को डिसाइड कर लेती हूँ तो मैं अपना मन नहीं बदलती हूँ, इसलिए मुझे कन्विंस करने की परेशानी मत उठाओ, मैं जाके रहूंगी और मेरा प्लान यहाँ से बिना किसी के पता चले जाने का है। लेकिन मुझे डर था कि तुम इस चीज को सह नहीं पाओगे कि अगर मैं तुमसे कुछ बिना कहे ही चली गई तो बाई बाई पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे छोड़ के जा रही हो? जिसपे ज़ियोया कहती है कि हाँ। और फिर बाई बाई पूछता है कि तो फिर तुम्हारा कहाँ जाने का प्लान है, क्योंकि हर साल हॉलीडेज में मैं तुमसे मिलने आया करूंगा। तो टांगिया कहती है कि मेरा प्लान टांग सेट के घर हेवन डुओ एम्पायर लौटने का है। इस बात को सुन के बाई बाई थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहती हो, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें बुरी तरीके से ट्रीट ना करें। तो टांगिया गुस्से से इविल तरीके से कहती है कि रिलैक्स, उन्हें मैं अपना पता नहीं लगने दूंगी जब तक वो दिन नहीं आ जाता जब मैं इन सभी को ही पूरी तरीके से खत्म करने के काबिल ना हो जाऊं। और जब ऐसा होगा तब मैं उस जगह पे कब्जा कर लूंगी जो कि हमारे टांग सेट से बिलोंग करती है। और टांगिया का ये रूप देख के भाई भाई के भी होश उड़ गए होते हैं। और फिर हमें सनमून किंगडम के वर्चुअस हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किसी ने सनमून टीम के कोच का सिर अपने पैरों तले दबा रखा होता है और ऐसा करने वाला ये और कोई नहीं बल्कि वर्चुअस हॉल लॉर्ड जिंग होंग चेन होते हैं। क्या तुम इसका कारण जानते हो कि क्यों मैंने तुम्हें नहीं मारा? और उसकी वजह यह है कि तुमने मेंग और जियाओ को कंपटीशन के दौरान खतरों का सामना करने दिया और उनके लौट के आने के बाद वो लोग तुरंत ही ट्रेनिंग करने के लिए सेक्लूजन में चले गए और उन्हें अच्छे से पता है कि उन्हें ताकतवर बनना है तो उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और ये सबसे बेस्ट रिजल्ट है जो तुम लोग लेके आ पाए हो। और अब चलो उठो यहाँ से दफा हो जाओ और अच्छे से ध्यान रखना कि कुछ समय तक तुम मुझे यहाँ पे नजर ना आओ। जिसपे ये कोच लॉर्ड को धन्यवाद कह के यहाँ से चला जाता है। और फिर हमें वर्चुअस हॉल का सीक्रेट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट एम्ब्रॉय रखा हुआ था
था जिसे होंगचेन ऑक्शन में जीत के लाया था। और इसे देखते हुए जिंग होंगचेन खुश होते हुए कहता है कि यहाँ तक कि जिंगलो किंगडम भी तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल नहीं देख पाया, इसलिए चिंता मत करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सारी डिजायर्स को पूरा करूंगा। इस तरीके से 2 लाख सालों की ट्रेनिंग बेकार नहीं जाएगी। और फिर हम यह को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं जहाँ पे मूलाओ कहते हैं कि मेरा अनुमान यह है कि आइस एम्परर स्कॉर्पियन अपने बोटलनेक पर तो थी लेकिन वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही थी, और जब वो लगभग मर ही गई थी तब उसने अपनी पावर को सील कर लिया और तुम्हारी सेकंड स्पिरिट बन गई और तुम्हें एक स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन दी। लेकिन मुझे लगता है कि इस थ्योरी में भी काफी कमियां हैं। और इस तरफ यह इनकी बातों को सुन के मन में कहता है कि इन्होंने यहाँ तक कि इतना ज्यादा गैस भी कर लिया और मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, इसलिए और ज्यादा एंजियस फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मूलाओ बस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर मूलाओ अपनी चेयर पे बैठे बैठे कहते हैं कि यहाँ तक कि वैसे मैं तुम्हारी सिचुएशन को पूरी तरीके से समझ नहीं पाया, लेकिन मैंने देखा है कि तुम कितनी ज्यादा ऑनेस्ट और सिंसियर हो। हर किसी की अपनी अलग डेस्टिनी होती है और इस एल्डर के गुजर जाने से पहले अगर तुम किसी दिन मुझे सच बताने का डिसाइड करो तो मैं तुम्हारी कहानी को पूरे मन से सुनूंगा। और चलो अब मैं इस मुद्दे को और ज्यादा नहीं खींचता हूँ। तो यह चौंकते हुए कहता है कि क्या आप मुझसे और आगे नहीं पूछने वाले हैं? तो मूलाओ कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, यहाँ तक कि वैसे मेरा गेस एकदम सही नहीं है, लेकिन तुम्हारे टीचर के रूप में अब जब मैंने कंफर्म कर लिया है कि तुम कोई स्पिरिट बीस्ट नहीं हो तो मैं बस तुम्हारी डेस्टिनी के लिए खुशी महसूस कर रहा हूँ। जिसपे यह कहता है कि आपके ट्रस्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं डेफिनेटली आपको निराश नहीं करूंगा। और फिर मूलाओ कहते हैं कि तो फिर ठीक है, अब अपनी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करो। और फिर हुओ याओ, जियाओ जियाओ और वांगडोंग सेक्लूजन में अपनी ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और तभी कोई सेक्लूजन से बाहर आ जाता है जिससे मूलाओ कहते हैं कि आखिर तुमने किस रास्ते को डिसाइड किया है। और ये और कोई नहीं जियाओ जियाओ होती है जो कि काफी ज्यादा बदल चुकी थी और ये कहती है कि सपोर्ट, मैं एक टॉप नॉच ऑफेंसिव सपोर्ट अमलगम स्पिरिट मास्टर बनना चाहती हूँ। जिसपे मूलाओ कहते हैं कि ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ कंट्रोल सपोर्ट स्पिरिट मास्टर्स के बारे में ही सुना है। और जियाओ कहती है कि मैं एक ऑफेंसिव स्पिरिट मास्टर हूँ और मैं एक साथ ही सपोर्ट और अटैक कर सकती हूँ और इसी रास्ते को मैंने अपने लिए चूज किया है। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि शेरेक 7 डेविल्स को एक सपोर्ट मेंबर की जरूरत है और वो मेंबर मैं हूँगी। जिसमें मूलाओ कहते हैं कि बहुत अच्छे बच्चे, आखिरकार तुम अपने खुद के रास्ते को ढूंढ पाई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ। तो फिर ठीक है, अब तैयार हो जाओ स्पिरिट बॉन्ड के साथ फ्यूज होने के लिए जो हमने तुम्हें प्रोवाइड की थी। और जियाओ के यहाँ से जाने के बाद 1 और महीना निकल जाता है और वांगडोंग अपनी ट्रेनिंग रूम के अंदर अपनी आंखों को खोलता है और ये मन में कहता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मेरा रास्ता होगा और मुझे विश्वास है कि मेरा ये डिसीजन बिल्कुल सही है। और इस ट्रेनिंग की वजह से वांगडोंग का जो स्पिरिट लेवल होता है वो लेवल 36 तक पहुंच जाता है और इस दौरान ये लाइट की असली मीनिंग को ढूंढ पाया और ये पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गया है और इतने कम समय में इसके मेंटली और फिजिकली स्ट्रेंथ में काफी बड़ा अंतर आया है। और ये सोचता है कि पता नहीं कि यह कैसा कर रहा होगा और उससे मिलने का मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ। और इस समय के दौरान गहरे काले रूम के अंदर वो यो ने भी अपनी आंखें खोल ली होती हैं और ये अपने रूम के बाहर आ जाता है जहाँ पे वांगडोंग और यह एक दूसरे को देख के काफी खुश होते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे को तुरंत ही हग कर लेते हैं। और वांगडोंग कहता है कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं सच में काफी लंबे समय से तुमसे मिला नहीं हूँ। और इस तरफ यो पूछता है कि क्या तुम अपने खुद के रास्ते को ढूंढ पाए? जिसपे वांगडोंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, और इस चीज के अलावा तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो मुझ जैसे एक जीनियस से। और तभी अचानक से इन दोनों की स्पिरिट पावर आपस में मिलने लगती है जिस वजह से इन दोनों में से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर निकलने लगता है। और इस चीज से यह और वांगडोंग ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं और काफी खुश होते हुए कहते हैं कि हमारी हाओडोंग पावर में लास्ट टाइम से कितना ज्यादा अंतर आ गया है और ये पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और तभी पीछे से मूलाओ कहते हैं कि क्या तुमने अपनी स्ट्रेंथ में आए हुए बदलाव को एक्सपीरियंस किया क्या? और इनके अचानक से बोलने की वजह से वांगडोंग और ये दोनों ही चौंक जाते हैं क्योंकि इन दोनों ने ही बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मूलाओ इनका यहाँ पे इंतजार कर रहे होंगे। और फिर मूलाओ कहते हैं कि देख के ऐसा लगता है कि तुम दोनों को भी अपना आंसर मिल गया है। और इनकी इस बात को सुन के वांगडोंग कहता है कि लगता है कि जियाओ पहले ही बाहर आ चुकी है। और फिर मूलाओ पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों में से पहले कौन आंसर देना चाहेगा? और
झाओ शुरू करने वाला होता है, लेकिन तभी मुलाओ कहते हैं कि कैसा रहेगा अगर तुम दोनों ही एक साथ अपने आंसर को मेरे हाथ पे लिख दो। और इस चीज को सुन के ये दोनों ही काफी खुश होते हैं और उनके हाथ में लिखने लगते हैं। और जब ये दोनों ही अपने आंसर को मुलाओ के हाथों पे लिख देते हैं तो मुलाओ खुश होते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे, तुम दोनों को देख के ऐसा लगता है कि तुम दोनों को अपने लिए रास्ता मिल गया है। और तभी मुलाओ के हाथ ग्लो करने लगते हैं, जिससे इन दोनों ने जो इनके हाथ पे लिखा था वो ग्लो करने लगता है। और इन दोनों ने ही टांग सेक्ट लिखा था और इसे पढ़ के ये दोनों ही काफी खुश होते हैं। और फिर मुलाओ कहते हैं कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया कि तुम दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन इतना बेहतर और अच्छा कैसे हो सकता है। तो वांग डोंग खुश होते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे करीब आना चाहते हो। तो यह कहता है कि मुझे तो नहीं पता कि कौन किसके करीब आना चाहता है। और तभी मुलाओ कहते हैं कि आखिर तुमने इस रास्ते को क्यों चुना है, चलो वांग डोंग पहले तुम एक्सप्लेन करो। जिसपे वांग डोंग कहता है कि टांग सेक्ट ये दोनों शब्द मेडिटेशन के दौरान ये अचानक से मेरे दिमाग में आ गए। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी खुद की जो स्ट्रेंथ है और टांग सेक्ट की जो अलग अलग एबिलिटीज हैं वो किसी न किसी तरीके से आपस में रिलेटेड हैं। इसलिए मेरी उम्मीद है कि मैं टांग सेक्ट का एक हिस्सा बनूं और एक स्पिरिट मास्टर के रूप में इसे रिप्रेजेंट करूं। और इसी रास्ते को मैंने अपने लिए चुना है। जिसपे मुलाओ कहता है कि बहुत अच्छे, आखिर तुमने क्यों चूज किया। जिसपे यह कहता है कि जो सिचुएशन को अभी मैं फेस कर रहा हूँ उसमें काफी ज्यादा मुश्किलें हैं और अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही स्पिरिट रिंग्स हैं, जिनमें से एक मेंटल कंट्रोल टाइप है जबकि दूसरी अटैक टाइप है। और तभी वांग डोंग चौंकते हुए कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम अब भी एक स्पिरिट ग्रैंड मास्टर हो। जिसपे यह हाँ करते हुए कहता है कि इसलिए मुझे एक ऐसे रास्ते को ढूंढने की जरूरत थी जिससे कि मैं अपनी इस प्रॉब्लम को सेटल कर सकूं। और तब जाके मुझे समझ में आया कि टांग सेक्ट के पास मेरी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान है और टांग सेक्ट की टीचिंग की मदद से मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ, जिससे कि मैं वापस से टांग सेक्ट की ग्लोरी को रिवाइव कर सकूंगा। और मैंने ये डिसीजन लिया है। और फिर मुलाओ कहते हैं कि टांग सेक्ट का पतन इसके टीचिंग के नुकसान के बराबर नहीं है और टांग सेन वो था जिसने टांग सेक्ट की 6 आर्ट्स को बनाया था और तो और इसने स्पिरिट वर्ल्ड को भी बचाया और इसके साथ ही वो गॉड भी बना। और मुझे उम्मीद है कि तुम उसके नक्शे कदम पे चल पाओगे और उनकी तरह अपनी स्ट्रेंथ को भी बरकरार रखोगे, जिससे कि तुम वो जनरेशन बन सको जिस पे हेवंस भी प्राउड कर सके। और तभी मुलाओ इन दोनों के लिए स्पिरिट बोन्स को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि ये दोनों स्पिरिट बोन्स तुम दोनों के लिए हैं, जिनमें से एक 1 लाख ईयर ओल्ड लेफ्ट शोल्डर आइस स्कॉर्पियन स्पिरिट बोन है जबकि दूसरी राइट शोल्डर फॉलन लाइट डीमन स्पिरिट बोन है और अभी ही इनके साथ फ्यूज हो। और यहाँ पे एल्डर तुम दोनों की ही मदद करेंगे। और फिर हमें शेरेक एकेडमी एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मूजिन कहती है कि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर क्या शुरू करें। और यहाँ पे क्लास 1 और क्लास 2 फ्रेंडली स्पेयरिंग मैच करने वाली है और मूजिन कहती है कि मेरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी पहले ही इसके लिए तैयार हो चुके हैं। और फिर हमें क्लास 2 के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं, जबकि जो क्लास 1 के स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी घबराए हुए होते हैं। और इनमें से एक कहता है कि फ्रेंडली मैच, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं दिख रहे हैं। तो दूसरा वाला कहता है कि ये खासकर इसलिए अभी करवाया जा रहा है क्योंकि ब्रदर युहा यहाँ पे अभी नहीं है और बिना उनकी मदद के हम बिल्कुल भी नहीं जीत सकते हैं। और इस तरफ मूजिन काफी खुश होते हुए मन में कहती है कि ये काफी बढ़िया हो रहा है और आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया इस बूढ़ी औरत को नीचा दिखाने का। और फिर मूजिन खुश होते हुए कहती है कि यहाँ तक कि मुझे भी टीचर झाओ की काफी चिंता हो रही है क्योंकि आपके स्टूडेंट्स की जो स्पिरिट एजेंट्स की रैंक है वो मेरे स्टूडेंट्स के मुकाबले काफी कम है। जिस पर टीचर झाओ कहती है कि टीचर मू आप सच में काफी ज्यादा बेकार की बकवास करती हैं क्योंकि स्पिरिट एजेंट्स की रैंक ये नहीं बता सकती कि बैटल कैसी होगी। तो फिर मैं ये खुद कंफर्म करना चाहूंगी कि आपने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है वो इस पॉइंट को प्रूव करके दिखाएं। जिस पर टीचर झाओ कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल करके दिखाएंगे। और तभी सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी वांग डोंग और जियाओ जियाओ आ गए थे और ये तीनों कहते हैं कि हम टीचर झाओ की मदद करेंगे इनके पॉइंट को प्रूव करने में। और इन तीनों को देख के सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं और यह के क्लासमेट्स कहते हैं कि ब्रदर हुआ और उनकी गैंग लौट आई है। और यह कहता है कि हम डेफिनेटली टीचर झाओ की मदद करेंगे उनके पॉइंट को प्रूव करने में। और इन तीनों को देख के टीचर झाओ काफी खुश होती हैं और ये मन में कहती हैं कि इन तीनों बच्चों को अब भी पता है कि कैसे लौट के आया जाता है, जबकि मूजिन के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ रखे होते हैं। और ये मन में कहती है कि ये झाओ ही तो 1 नंबर की डायन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी गंदी चाल चलने की। और
क्योंकि फान्यू झायू को एक काफी बड़ा सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए फान्यू ने इन्हें इन तीनों के सेक्लूजन से बाहर आने की न्यूज नहीं दी थी, बल्कि इसके बजाय इन्होंने इन तीनों को ही डायरेक्टली मैच में भेज दिया। और फिर ये तीनों टीचर झाओ को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि टीचर झाओ हम आ गए हैं। तो टीचर झाओ कहती हैं कि ये काफी अच्छा हुआ जो तुम आ गए। और याओ के क्लासमेट्स कहते हैं कि इन तीनों को कुछ महीने ना देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये पहले जैसे नहीं है। तो दूसरा कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें काफी एक्सपीरियंस मिल चुका है और ये सच में काफी बढ़िया शो होने वाला है जिसे हम मिस नहीं कर सकते हैं। और इस तरह मूजिन ने इन तीनों को देख के अपना माथा पकड़ लिया होता है और ये मन में कहती हैं कि धत्तेरे की ये सिचुएशन काफी खतरनाक होती ही जा रही है। झायुई ये एक नंबर की विश्वासघाती औरत है और इसने असल में मेरे साथ ऐसी चाल चलने की हिम्मत की। जबकि दाई हुआ बिन काफी खुश हो रहा होता है और ये मन में कहता है कि वो ये काफी बढ़िया हुआ जो तुम खुद ही आ गए और आखिरकार मुझे वापस से चांस मिल ही गया अपने डिग्निटी को हासिल करने का। और फिर दाई हुआ बिन टीचर मुंह के पास जाके कहता है कि टीचर रिलैक्स, हम हर कीमत पे डेफिनेटली जीतेंगे। और जब हुआ और इसके बाकी के दोनों दोस्त जो लौट के आए तो इन तीनों को देख के क्लास 1 का मोरल काफी बढ़ गया। और टीम्स को दोबारा सेलेक्ट करने के बाद इनके बीच का कंपटीशन बस शुरू हुई होने को होता है और इनकी बैटल को देखने के लिए काफी लोग काफी एक्साइट होते हैं और खुश होते हुए कहते हैं कि हम इतने बढ़िया शो को किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते हैं। और पहले मुझे लगा था कि निश्चित रूप से क्लास 1 हारेगी, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है और अब तो वांगडोंग और भी ज्यादा हैंडसम हो गया है। और इस तरफ टीचर डू भी थोड़े से हैरान होते हैं और कहते हैं कि मैंने सच में ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने कम समय में इसकी ग्रोथ इतनी सरप्राइजिंग होगी। और इस तरफ युहाओ को उसके दोस्तों ने चारों तरफ से घेर लिया होता है और एक लड़का कहता है कि ब्रदर युहाओ एक अच्छा सा प्लान बनाइए जिससे कि हम उनसे लड़ सकें। जिसपे युहाओ कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी लीड को फॉलो करना। तो वांगडोंग कहता है कि तो फिर चलते हैं। और इस तरफ कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि युहाओ कितना ज्यादा औसम है और अब कोई हैरानी नहीं है कि युहाओ हमारा ब्रदर है, तो फिर चलो चलते हैं। और जैसे ही कंपटीशन एक बार शुरू होता है तो युहाओ और वांगडोंग एक दूसरे से अपने हाथों को ज्वाइन करके अपनी स्पिरिट फ्यूजन पावर को इस्तेमाल करते हैं। और इस तरफ सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं जब ये युहाओ और वांगडोंग के स्पिरिट फ्यूजन अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और कहते हैं कि ये तो कंपटीशन की शुरुआत में तुरंत ही अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लगता है कि वो पागल हो चुके हैं, जल्दी से इसे डॉज करो। और इस अटैक को अवॉइड करने के लिए ये इसके सामने से हट जाते हैं और तभी एक बंदा देखता है कि ये अटैक तो गायब हो गया है क्योंकि ये युहाओ के द्वारा बनाया गया सिर्फ एक इल्यूजन ही था जिससे कि ये क्लास 2 के फॉर्मेशन को तबाह कर सके। और टीम को लीड करते हुए युहाओ अपनी मेंटल इंटरफेरेंस एबिलिटी को भी रिलीज करता है और इस तरीके से युहाओ ने लेंसिस्टर और काओ जिंग जुआन को अपने तीनों इन अपोनेंट्स को कुछ समय के लिए एक कॉर्नर पे ही रोक देता है। और इस चीज को देखे मूजिन के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहती है कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है, वो भी इतने कम एफर्ट्स में। और हम देखते हैं कि ये बैटल 4 वर्सेस 4 की बैटल बन गई होती है और तभी ज़ियाओ ज़ियाओ स्पिरिट डांसिंग फ्लूट, लाइफ सोल, सीलिंग कॉल्ड्रॉन ट्रम्बल को इस्तेमाल करती है और ज़ियाओ ज़ियाओ ने अपने इन दोनों स्पिरिट एजेंट्स को एक ही समय पे एक साथ इस्तेमाल किया होता है। और दाई हुआबिन के अलावा इसने बाकी तीनों को ही अकेले रोक लिया होता है और मिस्टर डू भी काफी चौंक जाते हैं जब वो देखते हैं कि ज़ियाओ ज़ियाओ बड़े ही आराम से अपनी दोनों ही स्पिरिट एजेंट्स को इस्तेमाल कर पा रही है। और इस तरफ वांगडोंग और याओ एक ही साथ आगे की तरफ जाते हैं दाई हुआबिन का सीधे सामना करने के लिए। और याओ को मारने के लिए दाई हुआबिन व्हाइट टाइगर बॉडी बैरियर, व्हाइट टाइगर गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों को ही इस्तेमाल करता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ याओ के ऊपर अटैक कर देता है। और इस तरफ याओ भी इसके ऊपर काउंटर अटैक कर रहा होता है और इस सीन को देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और टीचर झाओई मन में कहती हैं कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, दाई हुआबिन का पहले अटैक याओ को लगेगा और लगता है कि याओ इसे डॉज नहीं करने वाला है। और इस तरफ मिस्टर डू काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहते हैं कि अगर व्हाइट टाइगर का ये अटैक याओ को लगा तो ये इसके सीने को चीर देगा। जबकि इस सीन को देख के मूजिन काफी खुश हो रही होती है और ये मन में कहती है कि ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही अहंकारी और घमंडी था ना, और असल में इसने दाई हुआबिन के खिलाफ हेड ऑन जाने की हिम्मत की है। लगता है कि इसकी नजरों में इसकी लाइफ की अहमियत नहीं है। और इस तरफ हम देखते हैं कि दाई हुआबिन जो अपने हाथ से युहाओ के ऊपर अटैक कर रहा था तो इसका हाथ जैसे युहाओ के चेस्ट से टकराता है तो इसका हाथ पूरा मुड़ जाता है और इस वजह से दाई हुआबिन काफी जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और युहाओ ने दाई हुआबिन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है। और इस सीन को देख के टीचर झाओई भी काफी हैरान होती हैं और कहती हैं कि लगता है कि दाई हुआबिन का हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। जबकि मूजिन के काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं और ये चिल्लाते हुए कहती
हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और ये हैरान परेशान होते हुए मन में कहती हैं कि ये अपनी एज का सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये उस बच्चे के सामने यहाँ तक कि 3 सेकंड्स भी टिक नहीं पाया। और इस तरफ हम देखते हैं कि जमा हुआ दाहियोबिन उड़ते हुए जाके एरिना से बाहर जा गिरता है और इस वजह से ये डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और इस तरफ जूफेंग और जूलू किसी तरीके से सोल स्टीलिंग कोल्ड्रॉन से बच निकलते हैं और ये दोनों मिलकर सीधे हुओया और वांगडोंग के खिलाफ जाने लगते हैं। और वूफेंग चिल्लाते हुए कहते हैं कि कमीने, तुझसे तो मैं ही निपटूंगी। और इस तरफ जूलू भी अटैक करते हुए कहती है कि असल में तुमने दाहियोबिन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। और वूफेंग तुरंत युहाओ के ऊपर ड्रैगन फायर ड्रैगन फ्यूरी से अटैक कर देती है, जिसके काउंटर में युहाओ आइस एम्परर स्कॉर्पियन की पावर को इस्तेमाल करता है और वो युहाओ के एब्सोल्यूट आइस के सामने वूफेंग के ड्रैगन फायर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिए जाती है और दोबारा से जलती भी नहीं है। और वांगडोंग काफी तेजी से आगे बढ़ता है और इस मौके का फायदा उठा के वो वूफेंग के ऊपर अटैक कर देता है। और इस तरफ युहाओ जूलू के ऊपर मेंटल शॉक से अटैक कर देता है, जिस वजह से जूलू की काफी बुरी हालत हो जाती है। और इस चीज को देख के इसका जो मोटा सा साथी होता है वो काफी घबरा सा जाता है और ये काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए कहता है कि क्या यहाँ पे अब बस मैं ही रह गया हूँ। जबकि युहाओ और वांगडोंग स्टाइल से कहते हैं कि क्या तुम अब भी लड़ना चाहोगे, जिस पर इस बंदे की काफी तगड़ी वाली फट जाती है और ये तुरंत ही डर के मारे मना करने लगता है। और इसी के साथ ये फ्रेंडली मैच खत्म हो जाता है, जहाँ पे क्लास 1 ने काफी तगड़ी जीत हासिल की थी। और इस तरफ युहाओ को जो ये दोस्त होता है ये काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि इसे कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। और ये काफी अचंभित होते हुए कहता है कि हे भगवान, इन्होंने तो इन सभी को कितनी आसानी से ही निपटा दिया। और यहाँ तक कि क्लास 2 को तो एक मौका भी नहीं मिला पलटवार करने का। और इस तरफ टीचर झावी काफी संतुष्ट होती है इनकी जीत से और ये यहाँ से जाते हुए कहती हैं कि टीचर मू, अपने स्टूडेंट्स को यहाँ से साफ करना मत भूलना। जबकि टीचर मू के तो काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए थे, जिस वजह से ये अपने होश और हवास में नहीं रही। और इस तरफ मिस्टर डू भी काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि डायरेक्टर, क्या सच में इसके पास सिर्फ 2 ही स्पिरिट रिंग्स हैं और मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। तो हेडमास्टर यान कहते हैं कि अब और मत कहो। यहाँ तक कि टीचर ने भी इसकी एबिलिटीज की प्रशंसा की है और ये निश्चित रूप से यंगर जनरेशन का लीडर बनेगा। और इस चीज को सुन के मिस्टर डू के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि लकीली आपने इसके लिए काफी स्ट्रांगली आर्ग्यू किया था। और फिर हेडमास्टर यान कहते हैं कि इसी मसले की वजह से मैं अब भी उस स्पिरिट ग्रैंड मास्टर के एहसान तले हूँ। और टीचर बिल्कुल सही थे कि मेरी प्रेजेंस का प्रभाव काफी कम है, क्योंकि जब बात स्पिरिट ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड हो तो एटीट्यूड अपने आप ही चेंज हो जाता है। और तभी अचानक से सेरेक एकेडमी के जो ऊपर का आसमान जो होता है वो पूरी तरीके से काले और हरे बादलों से भर जाता है और इन बादलों की गड़गड़ाहट के बीच में से किसी मिस्टीरियस पर्सन की आवाज आती है और वो कहता है कि जुआनजी। और जुआनजी से इसका मतलब जुआन लाओ से है और ये कहता है कि जुआन लाओ, मैं तुम्हें बाहर आने का कमांड देता हूँ। और जैसे ये मिस्टीरियस पर्सन यहाँ पे अपीयर होता है वैसे यहाँ का मौसम काफी ज्यादा तगड़ा खराब हो जाता है। और इस आवाज को सुन के युहाओ काफी हैरान परेशान होता है और कहता है कि वांगडोंग, क्या तुमने भी ये आवाज सुनी? और इस आवाज को सुन के हेडमास्टर यान के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं और अब इन्हें भी काफी ज्यादा चिंता होने लगती है और ये कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। वाइलोन, प्लीज जल्दी से सभी स्टूडेंट्स को उनकी डॉर्मेटरीज में ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे एक काफी ज्यादा ताकतवर दुश्मन आ चुका है। और तभी ये ताकतवर मिस्टीरियस पर्सन अपनी बात को दोहराते हुए कहता है कि जुआनजी, मैं तुम्हें बाहर आने का कमांड देता हूँ। और इस तरफ वांगडोंग काफी हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये एक दुश्मन है? ये किसी भी तरीके से एक अच्छा बंदा नहीं दिख रहा है। जबकि यह मन में कहता है कि इस पर्सन की जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ का जो ये एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरीके से इसके ट्राइनिकल ऑरे से भर गया है। और तभी स्काइरिंग वार्निंग देते हुए कहता है कि यह इससे केयरफुल रहना, ये जो भी पर्सन है ये हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो पोसाइडन पवेलियन के मास्टर के बराबर है। और तभी अचानक से युहाओ, वांगडोंग और जियाओ इन तीनों के नीचे एक गोल्डन फॉर्मेशन बन जाती है, जिसे देख के ये तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी आवाज आती है और वो कहती है कि रेजिस्ट मत करना, मैं तुम लोगों को अभी के अभी पोसाइडन पवेलियन भेज रहा हूँ। और इनकी आवाज को सुन के यह समझ जाता है कि ये हेडमास्टर यान है और ये मन में कहता है कि यहाँ तक कि
हेडमास्टर यान को भी पर्सनली आना पड़ा, तो ना जाने ये पर्सन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और तभी हम शेरेक एकेडमी की साइड देखते हैं कि कई सारी लाइट की बीम्स धीरे धीरे करके आसमान में उठने लगी थी। और इस नज़ारे को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमारे स्कूल के जो सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं वो वहाँ पे आ गए हैं। और देख के ऐसा लगता है कि दुश्मन संख्या में कम है। और देखो तो कि ये तो हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि हवा के अंदर उड़ पाने के लिए कम से कम 8 स्पीड रिंग्स या इससे ज्यादा की जरूरत होती है। और तभी जुआन लाओ कहते हैं कि ओल्ड मॉन्स्टर, आखिर तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो? और जैसे ही तुम्हारा क्लैन रीअपीयर हुआ कॉन्टिनेंट में, तुम लोगों ने तो तुरंत इस शेरेक एकेडमी को टारगेट करना शुरू कर दिया। और ये छोटा सा जो मिस्टीरियस पर्सन है, ये वाकई में काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है। और ये कहता है कि जुआन जी, अगर तुम मेरा पहले से आंसर जानते हो तो मुझसे मत पूछना। और तुम्हारी आखिर क्या दिक्कत है? और तुमने जो अत्याचार करे हैं, क्या उन्हें तुम भूल गए? तो जुआन लाओ कहते हैं कि मैंने तो बस उन छोटे मोटे खरगोशों को बस एक छोटा सा ही सबक सिखाया था। और अगर मैं तुम्हारे स्टेटस के बारे में नहीं सोचता तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो जिंदा घर लौट पाते? तो ये बंदा गुस्से से कहता है कि बेकार की बकवास मत करो। एक तो तुमने मेरे आदमी को जख्मी किया, ऊपर से तुम अपने इन करतूतों को छिपा रहे हो। और फिर ये काफी गुस्से से अपनी काफी ज्यादा पावर रिलीज करने लगता है, जिस वजह से इसकी मसल्स काफी तेजी से ग्रो होने लगती है। और पलक झपकते ये पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है और ये पहले के मुकाबले काफी बड़ा और ताकतवर हो जाता है। और ये कहता है कि मैं खुद देखना चाहूंगा कि आखिर तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, और मैं इस मसले को नहीं जाने दूंगा। और इस सीन को देख के सभी बच्चे लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि देखो तो कि वो जो छोटा सा बच्चा था वो अचानक से कितना बड़ा हो गया है। और तो और देखो कि उसके पास 9 स्पिरिट रिंग्स हैं। और इस तरफ जुआन लाओ भी अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है फाइट करने की? और मैं सच में तुम जैसे किसी पागल व्यक्ति से अपनी बेइज्जती होते हुए बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इतना कह के जुआन लाओ भी अपनी बैटल मोड में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि दू बूसी, हमारे शेरेक एकेडमी के अंदर वाइल्ड होने की तो कोशिश भी मत करना। और दू बूसी को गौर से देखने के बाद जुआन लाओ मन में कहते हैं कि इसने अपनी स्पिरिट एबिलिटीज की रेंज को कंट्रोल करके रखा है और ऐसा दिखता है कि इसका प्लान एक खतरनाक जंग शुरू करने का नहीं है। और इस नजारे को देख के ये लड़का काफी हैरान होते हुए कहता है कि जुआन लाओ के पास भी 9 स्पिरिट रिंग्स हैं, लेकिन स्पिरिट रिंग्स की एज के हिसाब से ऐसा दिखता है कि ये अपने अपोनेंट से थोड़े से कमजोर हैं। और इस तरफ दू बूसी अटैक करते हुए हंसते हुए कहता है कि जुआन लाओ आ जाओ, और वैसे भी मैं काफी लंबे समय से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के खिलाफ नहीं गया हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। तो जुआन लाओ भी इसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि मैं भी तुम जैसे पागल कमीने के साथ खेलना चाहूंगा। और फिर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से इनका काफी तगड़ा क्लैश होता है और काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और यह कहता है कि क्या एक स्पिरिट मास्टर की ये स्ट्रेंथ होती है, और ये तो सच में इतने टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच रखे हैं। तो वांग डोंग हैरान परेशान होते हुए कहता है कि ये तो काफी ज्यादा है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आसमान टूट के गिर रहा हो। और यह कहता है कि क्या ये उनकी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन है। और तभी यहाँ पे मूलाओ आ जाते हैं और ये कहते हैं कि स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन जितना सिंपल होता है ये उतना सिंपल नहीं है, इसमें इनकी बॉडी और इनका स्पिरिट एसेंस मर्ज होता है। और ये अपीयरेंस रिजल्ट में तब आता है जब इनकी स्पिरिट स्ट्रेंथ इनके स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इन्फ्यूज हो जाती है। लेकिन वो जो बंदा दू बूसी है उसका स्पिरिट एसेंस वो खुद है। और इस चीज को सुन के यह काफी चौंक जाता है और कहता है कि मतलब कि वो बॉडी क्लैन से है, तो इसका मतलब तो ये हुआ। तो मूलाओ कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, वो यहाँ पे तुम्हारे लिए ही आया है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि वो यहाँ पे किसी और वजह से भी आया है। युहाओ, मैं तुमसे सच्चाई नहीं छिपाना चाहता हूँ। इन बॉडी क्लैन की जो रिसर्च बॉडी स्पिरिट पे है वो बाकी किसी से भी हायर टायर की है, और उनके पास डेफिनेटली रास्ता होगा तुम्हारी स्पिरिट एजेंस को रीअवेकन करने का। और अगर तुम यहाँ से जाके उन्हें फॉलो करना चूज करते हो तो शेरेक एकेडमी इस चीज का तुम्हें दोष नहीं देगी। और तुम कोई सा भी रास्ता क्यों ना चूज करो, तुम्हें मुझे अपना डिसीजन बताना होगा, जिसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि बॉडी क्लैन के साथ कैसे नेगोशिएट करना है। और तभी यह कहता है कि मूलाओ मुझे माफ करना, मेरी वजह से जो एकेडमी के लिए परेशानी खड़ी हुई है, और हालात कैसे भी क्यों ना हो मैं शेरेक एकेडमी को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। और मैं शेरेक 7 डेविल्स में से एक हूँ, इसलिए मैं शेरेक एकेडमी का हमेशा एक स्टूडेंट रहूंगा। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं टांग सेट का डिसिपल हूँ, और शेरेक एकेडमी और टांग सेट के अलावा मैं किसी और दूसरी जगह को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। और यह की
इन बातों को सुन के मुलाओ इसे गुड बॉय कहते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि दूबूसी ने एक काफी खतरनाक अटैक तैयार कर लिया होता है और ये हंसते हुए कहता है कि ज़ुआनज़ी, वैसे तो मैं काफी लंबे समय से तुमसे नहीं मिला हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने काफी मुश्किल से ही थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया है। जिसपे ज़ुआनलाओ इसे कहते हैं कि ऑल मॉन्स्टर, तुम एक नंबर के पागल हो। और ये काफी बड़ी एनर्जी बॉल को कंप्रेस करके अपने हाथ में ले आता है और कहता है कि तुम पागल हो और क्या तुम्हारा प्लान मुझे अपने साथ ले डूबने का था? ऐसा तो नहीं होगा। चलो अब तुम मेरी इस एबिलिटी का स्वाद चखो। और फिर दूबूसी अपनी इस कंप्रेस्ड एनर्जी बॉल से ज़ुआनलाओ के ऊपर अटैक कर देता है। और इस चीज को देख के ज़ुआनलाओ अपने अटैक को तैयार करते हुए मन में कहते हैं कि असल में तुमने स्पेशल कंप्रेशन को इस्तेमाल करने की हिम्मत की। और हम देखते हैं कि ज़ुआनलाओ के हाथ में जो एनर्जी बॉल होती है वो देखते देखते काफी बड़ी हो जाती है। और ये कहते हैं कि क्या तुम इस जगह को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो? और इतना कि ये भी अपना अटैक कर देते हैं। और जैसे इन दोनों का ये अटैक टकराता है तो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और इस चीज को देख के दूबूसी खुश होते हुए कहता है कि क्या तुम इस तरीके से इसे रोकने की कोशिश कर रहे हो? तो बेशक ज़ुआनज़ी, तुम आगे बढ़ के कोशिश कर लो और तुम सच में मेरे अपोनेंट बनने के काबिल हो, लेकिन तुम कुछ भूल गए हो। और तभी ज़ुआनलाओ इसकी बात काटते हुए इसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मैं तो ये भूल ही गया था कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा बूढ़े हो। और चारों तरफ यही कहा जा रहा है कि ये ओल्ड मॉन्स्टर अभी तक क्यों नहीं मरा। और ज़ुआनलाओ की ये बात दूबूसी के दिल पे लग जाती है और उसे काफी बुरा लगता है, जिस वजह से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और काफी खतरनाक तरीके से पावर रिलीज करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब कुछ बकवास है और आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं मर जाऊं? और मैं कैसे मर सकता हूं जबकि तुम अब भी जिंदा हो और अगले 100 साल और जीना मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। और तभी इसके 4 विंग्स और आ जाते हैं, जिस वजह से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और अब इसमें से तो पहले से भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग और अब बाहर निकल रहा होता है। और इसे ऐसा देख के ज़ुआनलाओ भी थोड़े से परेशान होते हैं और ये मन में कहते हैं कि देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारी उम्र पे चिढ़ाना तुम्हें अब भी ट्रिगर करता है। और फिर ज़ुआनलाओ भी एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को तैयार करते हुए कहते हैं कि ऐसा दिखता है कि समय हो गया है मेरी ट्रू पावर को रिलीज करने का। और इस नजारे को देख के यह काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये तो कितनी ज्यादा टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है और ये स्ट्रेंथ तो टाइम और स्पेस को भी भेदने में सक्षम है। और जैसे ये दोनों भिड़ते हैं तो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और आसमान के अंदर इनकी स्पिरिट स्ट्रेंथ का एक काफी बड़ा गुबार सा उठता है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शॉक वेव भी निकलती है। और शेरेक एकेडमी के जो स्टूडेंट होते हैं और बॉडी क्लेन के जो मेंबर होते हैं ये मिलके एक शील्ड बनाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कि ये ऊपर से आ रही जो टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है उसके खिलाफ टिके रह सकें। और तभी इस खतरनाक एक्सप्लोजन के अंदर से ज़ुआनलाओ बाहर निकलते हैं और इन्हें देख के युवा काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि वो तो ज़ुआनलाओ हैं और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बॉडी क्लेन का वो जो दूबूसी है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और इस तरफ ज़ुआनलाओ मन में कहते हैं कि इस ओल्ड मॉन्स्टर के पास अब भी पोटेंशियल है। और इस तरफ दूबूसी कहता है कि ज़ुआनज़ी हार मान लो, क्योंकि अगर हम दोनों मरते दम तक लड़े तो शायद शेरेक एकेडमी यहाँ से गायब हो जाए। और ज़ुआनलाओ कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और क्या तुम भूल गए हो जो तुम्हारे बॉडी क्लेन ने एनिमल टाइड के दौरान वादा किया था? जिसपे दूबूसी कहता है कि वादा वो तो काफी लंबे समय पहले किया था, वो तो मैं भूल भी चुका हूँ, तो क्या अगर मैं वादे को तोड़ भी देता हूँ? जिसपे ज़ुआनलाओ कहते हैं कि बेशरम कमीने बुढ़े। और तभी दूबूसी कहता है कि ज़ुआनज़ी बहुत हुआ, हम काफी लड़ चुके हैं, हमारा क्लैन भी शेरेक एकेडमी के खिलाफ नहीं जाना चाहता है, बस हमें हमारे क्लैन के मेंबर को लौटा दो, जिसके बाद हम तुरंत ही यहाँ से लौट जाएंगे। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर मैं शेरेक एकेडमी को भी मैं अपने हाई टॉक्सिक पॉइजन का स्वाद चखाऊंगा। और इस वजह से ज़ुआनलाओ को काफी गुस्सा आ जाता है और ये कहते हैं कि मैं अच्छे से जानता था कि तुम यहाँ पे युवाओं के लिए ही आए हो, और मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि अगर तुमने अपने हाई टॉक्सिक पॉइजन को यहाँ पे रिलीज करने की हिम्मत की तो तुम और तुम्हारे लोग भी यहीं पे दफन होंगे। और ज़ुआनलाओ की इस बात को सुन के दूबूसी हंसते हुए कहता है कि ज़ुआनज़ी तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। और तभी एक गोल्डन लाइट चमकती है और एक आवाज आके कहती है कि अगर ज़ुआनज़ी तुम्हें नहीं रोक पाएगा तो तुम्हारा मेरे बारे में क्या कहना है? और इस आवाज के साथ ही पोसाइडन पवेलियन के अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन लाइट निकल रही होती है, जो कि और किसी की नहीं मुलाओ की होती है। और पोसाइडन लाइट को देख के दूबूसी की भी तगड़ी वाली फट जाती है और ये कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और अब भी शेरेक एकेडमी के पास ऐसा कौन है जो कि पोसाइडन लाइट को इस्तेमाल कर पा रहा है।
और जैसे पोसाइडन पवेलियन के अंदर से ये गोल्डन पोसाइडन लाइट बाहर निकल के आती है तो इससे दो बूसी तो काफी हैरान होता ही है, लेकिन जुआन लाओ भी काफी हैरान होते हैं और ये मन में कहते हैं कि क्या मू लाओ एक्शन लेने जा रहे हैं। और इस तरफ दो बूसी की काफी तगड़ी वाली फटी हुई होती है और ये कहता है कि पोसाइडन लाइट आखिर ये कैसे संभव हो सकता है, आखिर तुम कौन हो। और तभी इस गोल्डन लाइट में से मू लाओ बाहर आते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे भाई ने जल्दबाजी में एक्शन नहीं लिया होता तो वो अब भी जिंदा होता। और मू लाओ को देख के दो बूसी काफी चौंक जाता है और कहता है कि ये तो तुम हो और आखिर तुम अब भी क्यों जिंदा हो और क्या तुम उस समय मरे नहीं थे क्या। तो मू लाओ कहते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या अगर मैं उस समय मर गया होता तो क्या तुम हमारे शेरेक एकेडमी को बुली करते। और तभी जुआन लाओ अपनी और भी ज्यादा पावर को रिलीज करने लगते हैं और इस वजह से दो बूसी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इसकी काफी तगड़ी फटने लगती है और ये मन में कहता है कि इसकी ये स्ट्रेंथ तो इमेजरेबल है, ये पक्का वही है। और इस सब मू लाओ की स्ट्रेंथ को देख के युहा और वांग डोंग भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि मू लाओ की स्ट्रेंथ तो कितनी ज्यादा पावरफुल है। और मू लाओ कहते हैं कि प्लीज यहाँ से चले जाओ और तुम्हारे भाई की खातिर आज जो हुआ है मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा और तुम मेरे डिसिपल्स के साथ किसी और मेथड को इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम्स को सेटल करो और अगर नहीं तो मैं पर्सनली तुम्हारे क्लैन को विजिट करूंगा। और मू लाओ की बातों को सुन के दो बूसी काफी चौंक जाता है और कहता है कि क्या ये बच्चा पहले ही तुम्हारा डिसाइपल बन चुका है। जिसपे मू लाओ कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा, और क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे पास इसे मुझसे ज्यादा सिखाने का हक है। और इस पर दो बूसी कुछ भी नहीं कहता है और ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि ड्रैगन गॉड डूलो, आपके स्टेटस को ध्यान में रखते हुए मैं चीजों को वैसे ही छोड़ के जा रहा हूँ जैसे कि वो आज हैं और मैं किसी भी तरीके के गिरे हुए पैतरे इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ कि हमारा क्लैन इस बच्चे के ऊपर गिव अप नहीं कर सकता है। और इस तरफ यो हैरान होते हुए कहता है कि ये तो पहले जैसा हो गया है। और मू लाओ के एक्शन लेते ही हालात पूरी तरीके से बदल गए। और इस तरफ दो बूसी कहता है कि इस उम्र में हम काफी जल्द ही इस दुनिया को छोड़ देंगे, लेकिन अब तक बॉडी क्लैन को अपना सक्सेसर भी नहीं मिला है। जिसपे मू लाओ कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है, और वैसे तो तुम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था ना कि सक्सेसर तुम्हारे क्लैन मेंबर्स में से ही कोई होगा। जिसपे दो बूसी कहता है कि वहाँ पे 20 सालों में कोई भी न्यू मेंबर नहीं आया है और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसे कोई भी हमारा सक्सेसर हो सकता है। और आज मैं कह देता हूँ कि जब तक कि ये बच्चा शेरेक एकेडमी के अंदर है तब तक मैं इसके ऊपर एक उंगली भी नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक बारी जो ये एकेडमी से चला गया तो फिर आगे क्या होगा ये इसी की एबिलिटीज पे डिपेंड करेगा। ड्रैगन गॉड, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे मारने का डिसाइड कर लिया है तो फिर तुम्हें भी काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मुझे सच में अब भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे भाई ने तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। और फिर ये बॉडी क्लैन के मेंबर्स को रिट्रीट करने के लिए कहता है और दो बूसी यहाँ से जाते हुए कहता है कि शेरेक एकेडमी के दुश्मन बॉडी क्लैन तक सीमित नहीं है और हम निश्चित रूप से दोबारा मिलेंगे। और इसकी इस बात पे मू लाओ इससे कुछ भी नहीं कहते हैं और दो बूसी की लीड को फॉलो करते हुए बॉडी क्लैन के जो मेंबर्स होते हैं वो शेरेक एकेडमी से चले जाते हैं। और ये जो चमत्कार पहले हुआ था उस वजह से पूरी शेरेक एकेडमी पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो गई होती है, इसलिए मू लाओ हेडमास्टर को भेजते हैं कि वो जाके कुछ शब्द कहें जिससे कि स्टूडेंट शांत हो सकें। और शेरेक एकेडमी के अंदर एक बारी वापस से शांति आ गई होती है। और फिर हमें पोसाइडन पवेलियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग डोंग कहता है कि कंपटीशन और ट्रेनिंग को एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे लगा था कि मैं काफी ज्यादा इम्प्रूव और ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन अभी जो मैंने ये फाइट देखी उससे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इनके सामने कितना ज्यादा छोटा और कमजोर हूँ। तो यह कहता है कि जब बात टॉप नॉच स्पिरिट मास्टर्स की जाए तो हमें अब भी काफी लंबा रास्ता तय करना है और हम एक समय पे एक ही स्टेप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से इस तरीके से उनके लेवल तक जरूर पहुँचेंगे। और तभी यहाँ पे जुआन लाओ आते हुए कहते हैं कि मू लाओ मैं आ गया हूँ। तो मू लाओ जुआन लाओ से कहते हैं कि क्या तुम डिप्रेस्ड हो, वैसे तुम मुझसे हारे तो नहीं, और चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर दो बूसी ने तुम्हें सप्रेस भी कर दिया तो यहाँ तक कि अगर मैं सच में एक्शन भी लेता तब भी शायद ये जरूरी नहीं था कि मैं तुमसे बेहतर कर सकता। और वैसे भी अब मैं वो ड्रैगन गॉड नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। और मू लाओ की इस बात को सुन के जुआन लाओ भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि नहीं मू लाओ आप ऐसी बातें मत कहिए, आप शेरेक एकेडमी की बैकबोन हैं। और फिर मू लाओ बताते हैं कि उस साल जब मैं दो बूसी के भाई दो बीसी से फाइट किया था तब मैं काफी ज्यादा हाई टॉक्सिक पॉइजन से हिट हो गया था और मुझे काफी मेजर इंजरीज भी आई थी, लेकिन तभी अचानक से मेरा ब्रेक थ्रू हो गया था जिससे कि मैं वहाँ से बच सका, नहीं तो मैं वहीं पे मारा जाता और मेरी लाइफ भी काफी जल्द ही खत्म हो जाएगी। और जब मैं मर जाऊंगा और
और जब मैं मर जाऊंगा तब ये अकेडमी तुम पर निर्भर करेगी। और मूलाओ दूसरे पर्सन का नाम ले पाते उससे पहले ही जुआनलाओ कहने लगते हैं कि मूलाओ, लेकिन मूलाओ इनकी भी बात को काटते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं अब भी कुछ और साल रुक सकता हूँ और कम से कम मैं उतना तो इंतजार कर ही सकता हूँ जब तक कि ये बच्चे बड़े होकर मैच्योर नहीं हो जाते हैं। वो यहाँ पे आओ, तुम काफी अच्छे बच्चे हो और तुम्हारे पहले वाले रिस्पॉन्स से मैं काफी ज्यादा संतुष्ट हुआ और कंपटीशन से लौट के आने के बाद तुम्हारे एटीट्यूड में जो बदलाव आया है उसने मुझे सच में काफी ज्यादा चौंका दिया है और ये सच में काफी अच्छी बात है। जिसपे युवा उदास मन से कहता है कि मूलाओ, क्या आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं? मैं एक अनाथ हूँ और मैं बेघर हो गया तो जब मेरी मॉम मरी थी और जिस जगह मैं पहले रहा करता था वहाँ पे बस मेरे प्रति अपमान और बेपरवाही की जाती थी और उस समय मैं पूरी तरीके से नफरत में डूबा हुआ था। और फिर एक दिन मैंने शेरेक एकेडमी के अंदर एनरोल किया, तब जाके मुझे घर का असली और सच्चा मतलब समझ में आया और यही मेरा घर है और मैं किसी भी चीज को बदल सकता हूँ, लेकिन अगर बात घर पे आती है तो मैं अपने घर को कभी नहीं बदलूंगा और फिर चाहे कुछ भी करने की क्यों न जरूरत पड़े, मैं हर हालत में अपने घर और इसकी ग्लोरी को प्रोटेक्ट करूंगा। और यह की बातों को सुन के मूलाओ कुछ पलों के लिए कुछ कह नहीं पाते हैं और फिर वो इसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं कि जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तब मुझे पता था कि तुम्हारी कोई ना कोई काफी दुख भरी कहानी है और जो दर्द तुम्हारी दिल की गहराइयों में छिपा हुआ था वो हाल ही में मिटना शुरू हुआ है और काफी तेजी से मिट रहा है। और हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, शेरेक एकेडमी तुम्हारा घर है और ये हमारा भी घर है। और जब मैंने दूबूसी से कहा था कि तुम मेरे डिसिपल हो तो इस चीज को जान के उसने एक बात क्लियर कर दी कि अगर तुम एकेडमी के अंदर हो तो वो तुम्हारे प्रति किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लेगा। और इस बात को सुन के यह सोचता है कि इसका मतलब ये है कि उसने अभी तक हार नहीं मानी है। और इस तरफ जुआनलाओ कान खुजाते हुए कहते हैं कि बेवकूफ बच्चे, क्या तुम्हें इनके डिसिपल बनने की अब भी जल्दी नहीं है? और इनकी इस बात को सुन के यह तुरंत ही घुटनों पे बैठ के इनके आगे झुकने लगता है और कहता है कि मूलाओ प्लीज मुझे अपना डिसिपल बना लीजिए। तो मूलाओ कहते हैं कि अच्छे बच्चे उठ जाओ, जिसपे यह कहता है कि क्या आपने एग्री कर दिया? जिसपे मूलाओ कहते हैं कि बेवकूफ बच्चे, तुम्हें अपना सवाल सही करना चाहिए, आज से तुम मेरे आखिरी डिसिपल होने वाले हो। और इस चीज को सुन के यह काफी खुश होता है और वांगडोंग खुश होते हुए कहता है कि अब काफी सारे लोग तुमसे काफी ज्यादा जलने वाले हैं और निराश होने वाले हैं। जिसपे जियो जियो काफी खुश होते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल सही, युवा तुम्हें बधाई हो। और फिर मूला वांगडोंग और जियाओ जियाओ की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम दोनों उतने भी बुरे नहीं हो, जियाओ जियाओ तुम जुआनलाओ से सीख सकती हो। और रही बात वांगडोंग की, तुम तो लाइट एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हो तो इसलिए तुम मेरे कुछ समय के लिए डिसिपल हो गए। और इस चीज को सुन के वांगडोंग काफी क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है कि मूला आप बिल्कुल भी फेयर नहीं हैं, मैं आपके जैसे ही लाइट एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आप तो किसी ऐसे को अपना डिसाइपल बना चुके हैं जो कि लाइट एट्रीब्यूट तक इस्तेमाल नहीं करता है। क्या आप फेवरेटिज्म दिखा रहे हैं? मैं भी आपके लास्ट डिसिपल में से एक होना चाहता हूँ। और वांगडोंग की इस बात से मूलाओ थोड़े से तो सरप्राइज होते हैं, लेकिन जुआनलाओ के तो काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और मूलाओ कहते हैं कि बच्चे, मैं सिर्फ एक को ही अपना आखिरी डिसिपल बना सकता हूँ। और इनकी इस बात को सुन के वांगडोंग काफी खुश हो जाता है और ये मन में कहता है कि बहुत बढ़िया, जो मूलाओ गुस्सा नहीं हुए और देख के ऐसा लगता है कि मेरे पास अब भी एक मौका है। और वांगडोंग तुरंत ही मूलाओ की सेवा करने लगता है और कहता है कि कोई बात नहीं, आप अपनी पोजीशन को तो देखो, इसलिए यहाँ तक कि अगर आप कोई ऐसा रूल भी तोड़ते हैं तो आखिर कौन ही आपके खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा। और उससे भी बढ़कर यह के साथ मेरी स्पिरिट फ्यूजन है तो आप हमें एक ही मान सकते हैं। तो मूलाओ कहते हैं कि ओ, एक ही मान सकता हूँ। और मूलाओ के इस रिएक्शन को देख के वांगडोंग के गाल लाल हो जाते हैं। तो वांगडोंग तुरंत ही यह की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आप मुझे भी अपने लास्ट डिसिपल्स में से एक बना सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो आपका ये आखिरी डिसिपल है तो ये आपके टेम्परेरी डिसाइपल को बाद में बुली करेगा। तो यह एक स्माइल के साथ कहता है कि आखिर कौन किसको बुली करता है। और इस सिचुएशन को देखते हुए जुआनलाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं और ये मन में कहते हैं कि हे भगवान, एल्डर कितने सारे साल जिए हैं लेकिन ये पहली बार है जो ये ऐसे किसी से मिले हैं जो कि ये कहने की इनसे हिम्मत भी कर रहा है। तो मूलाओ हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम दोनों को ही एक्सेप्ट करता हूँ। और इस चीज को सुन के वांगडोंग काफी खुश होता है और मन में कहता है कि मूलाओ सहमत हो गए और अब मैं युहाओ के साथ रुक सकता हूँ। और फिर वांगडोंग तुरंत ही मूलाओ के आगे झुकते हुए कहता है कि टीचर डिसिपल आपको ग्रीट करता है। और मूलाओ कहते हैं कि जुआनजी, क्या ये तुमने देखा, मुझे मजबूर कर दिया गया है 2 आखिरी डिसिपल्स बनाने के लिए। तो जुआनलाओ कहते हैं कि मुझे तो ऐसा दिख रहा
रहा है जैसे कि आप इसे एंजॉय कर रहे हैं, और ये इतना भी बुरा नहीं है। ये दोनों ही डिसिपल काफी अच्छे हैं, और अब जब ऐसी बात है तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी आज कोई डिसिपल मिल जाए। और जुआनलाओ ये बात जियाओ की तरफ देखते हुए कर रहे होते हैं, इसलिए जियाओ तुरंत ही इनके आगे झुक के ग्रीट करने लगती है। तो जुआनलाओ इससे कहते हैं कि बच्चा, अगर तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहती हो तो तुम्हें और भी ज्यादा साहसी होने की जरूरत है, और उन दोनों की वजह से तुम उदास मत होना। तो जियाओ खुश होते हुए कहती है कि टीचर, मैं काफी कड़ी मेहनत करूंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भी कुछ अपनी डेन मेडिसिन भी देंगे। जिसपे जुआनलाओ हंसते हुए कहते हैं कि बिल्कुल देंगे, और तुम भी सच में दूसरों से चीजें मांगने में पीछे नहीं हटती हो। लेकिन तभी मूलाओ किसी चीज को नोटिस करते हैं और काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहते हैं कि दूबूसी अभी अभी ही गया है, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि कोई और फ्रेंड भी आ गया है, और आज का दिन तो सच्ची में काफी बड़ा दिन है। और जुआनलाओ भी तुरंत ही काफी सीरियस होते हुए कहते हैं कि मैं जाके उससे मिलता हूँ। जिसपे मूलाओ कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मेहमान है, इसलिए उसे अंदर बुला लो। और मूलाओ की इस बात को सुनकर जुआनलाओ काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या उसे इनवाइट करूं, वो भी पोसाइडन पवेलियन के अंदर। जिसपे मूलाओ हाँ करते हैं, और तभी जुआनलाओ अपनी पावर रिलीज करते हुए किसी जगह पे आ जाते हैं और कहते हैं कि अब जब तुम यहाँ पे आ ही चुके हो तो अब और छिपने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अभी के अभी बाहर आ जाओ। और मूलाओ मन में सोचते हैं कि यहाँ तक कि आज से पहले कभी भी किसी भी बाहरी व्यक्ति को पोसाइडन पवेलियन के अंदर इनवाइट नहीं किया है, और आखिर ये बंदा है कौन। और तभी जुआनलाओ अपनी पावर को इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी का एक जाइंट हैंड बना लेते हैं, और उससे किसी एनर्जी बॉल को पकड़ के बाहर निकालते हैं। लेकिन ये उस एनर्जी बॉल को कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाते हैं, बल्कि इनका ही जो एनर्जी का हैंड होता है वही डिसअपियर हो जाता है। और तभी उस बैरियर के अंदर से एक मिस्टीरियस बंदा कहता है कि जुआनलाओ, मेहमानों को ट्रीट करने का ये कोई तरीका नहीं होता है। और जुआनलाओ इस बंदे को देख के काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं। और जुआनलाओ कहते हैं कि जिंग होंगचन, तो ये तुम हो। और जिंग होंगचन कहता है कि जुआनलाओ, तुम्हें तो मेरे यहाँ पे आने से सरप्राइज नहीं होना चाहिए, और तुम मेरे वर्चस हॉल से कुछ चीजें चाहते थे ना, तो मुझे भी तो शेरैक एकेडमी आना ही था ना। तो जुआनलाओ कहते हैं कि अच्छा, तो तुम गेस्ट के रूप में आए हो, तो अंदर आओ। और इस चीज को सुन के जिंग होंगचन भी चौंक जाता है और परेशान होते हुए मन में कहता है कि ये असल में मुझे पोसाइडन पवेलियन के अंदर इन्वाइट कर रहा है, और आखिर इनका क्या करने का प्लान है। और जब जुआनलाओ इसे अपनी जगह पे खड़े हुए देखते हैं तो ये कहते हैं कि क्या हुआ, हिम्मत नहीं है क्या? और हिम्मत नहीं है तो फिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और हिम्मत वाली बात पे जिंग होंगचन हंसने लगता है, और फिर ये जुआनलाओ को फॉलो करते हुए पोसाइडन पवेलियन में आ जाता है। और ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने सीरियस बैठे होते हैं और अपनी अपनी एनर्जीज को रिलीज कर रहे होते हैं, और काफी देर तक ये दोनों ही ऐसे बैठे रहते हैं और एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। और तभी जुआनलाओ कहते हैं कि देख के ऐसा लगता है कि स्पिरिट गाइडेंस टूल काफी यूजफुल थे, और तुम मामूली से लेवल 93 पर ही हो, और तब भी तुमने हिम्मत करी मेरे सामने आराम से बैठने की। और जिंग होंगचन कहता है कि मैं हमेशा ही ये सोचता रहता हूँ कि स्पिरिट गाइडेंस टूल की जो रिसर्च है वो बस अभी शुरुआत ही है, और फ्यूचर में स्पिरिट गाइडेंस टूल्स पूरी दुनिया को डोमिनेट करेंगे, और डेफिनेटली ये फिनोमेना मेरे सन मून एम्पायर से ही शुरू होगा, क्योंकि इसमें हर कोई कमजोर है। जिसपे जुआनलाओ कहते हैं कि ऐसी बात है क्या? तो फिर चलो पहले के इस कंपटीशन को ही देख लेते हैं, जो कि अभी हाल ही में हुआ था, और इसने पूरी तरीके से प्रूव कर दिया कि जो स्पिरिट गाइडेंस टूल्स की सुपीरियरिटी है वो एब्सोल्यूट नहीं है। जिसपे जिंग होंगचन कहता है कि तुमने सही कहा, इसलिए ही मेरी इच्छा ये है कि हम दोनों के स्कूल के बीच में शिक्षा का आदान प्रदान हो। लेकिन ना जाने क्यों तुम्हारे स्कूल ने अचानक से मन बदल लिया, और क्या इसके पीछे की वजह कंपटीशन था? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बिन वजह ही मन बदला। तो जुआनलाओ कहते हैं कि तो क्या तुम्हारा आज यहाँ पे आने का उद्देश्य यही है? जिसपे जिंग होंगचन कहता है कि ये तो बस इसका एक हिस्सा है, यहाँ पे आने का एक और कारण है, और वो ये है कि मैं अपनी सॉर्ड ऑफ जजमेंट को वापस से लेना चाहता हूँ। जिसपे जुआनलाओ कहते हैं कि सॉर्ड ऑफ जजमेंट की स्ट्रेंथ की वजह से मा जियाओ की जो मार्शल स्पिरिट है वो रिफॉर्म हो चुकी है, जिस वजह से वो अब तक कोमा में है, और अगर तुम उसको ट्रीट कर सके तो बेशक मैं तुम्हें अभी के अभी ही सॉर्ड ऑफ जजमेंट लौटा दूंगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो इस बात को तुम अभी
अभी के अभी यहीं पे खत्म कर दो। तो जिंग होंगचन कहता है कि तुम जिस बच्चे के बारे में बात कर रहे हो क्या मैं उसे देख सकता हूँ, जिस पे मुलाओ कहते हैं कि हाँ इसे सेकंड लेवल पे ले आओ। और मुलाओ की इस बात को सुन के जुआन लाओ मन में कहते हैं कि मुलाओ असल में इसे वहाँ पे आने की इजाजत दे रहे हैं। और मुलाओ की आवाज को सुन के जिंग लाओ की काफी तगड़ी वाली फटी हुई होती है और ये डरते घबराते हुए मन में कहता है कि ये आवाज क्या ये वही डिवाइन बीइंग है जिसने दो बूसी को डरा दिया था। और मैंने तो बस यही एक्सपेक्ट किया था कि शेरेक एकेडमी में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो असल में ग्लूटोनस डूल व जुआन लाओ होगा, लेकिन वो तो असल में ये अननोन सीनियर है। और फिर जिंग होंगचन गुस्से में आते हुए कहता है कि जुआन लाओ यहाँ तक कि अगर यहाँ पे ये अननोन सीनियर भी है तो मेरे पास भी अभी कम से कम 3 रैंक 9 स्पिरिट गाइडेंस टूल्स हैं और अगर मैंने अटैक किया तो शेरेक एकेडमी नष्ट हो जाएगी। तो मुलाओ कहते हैं कि तुम बस एक गेस्ट के रूप में ही पोसाइडन पवेलियन के अंदर एंटर कर पाए हो, लेकिन अगर मैंने सच में एक्शन लेने का डिसाइड किया तो तुम्हारे पास जो ये कुछ स्पिरिट गाइडेंस टूल्स हैं तो जरूरी नहीं कि इनसे तुम्हारे लिए कोई भी अच्छा रिजल्ट निकले। और मुलाओ के एंगेज्ड में जिंग होंगचन कुछ भी नहीं कह पाता है तो ये अपनी आवाज कम करते हुए कहता है कि मैं जो पोसाइडन पवेलियन का गेस्ट बन पाया हूँ इसका मैं जिंग होंगचन काफी आभारी हूँ। और तभी मुलाओ यहाँ पे आ जाते हैं और मुलाओ को देख के जिंग होंगचन के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहता है कि इनकी जो ये स्ट्रेंथ है मैं उसे पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ और मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शेरेक एकेडमी इतने ज्यादा हाईली रेस्पेक्टेड सेंट का घर होगा। और फिर मुलाओ कहते हैं कि अब जब तुम मेरे पोसाइडन पवेलियन के अंदर आ ही चुके हो तो प्लीज तुम अपना ये नकाब उतार दो। और मुलाओ की इस बात को सुन के जिंग होंगचन के और भी तगड़े होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहता है कि इन्होंने तो यहाँ तक कि मुझे नकाब में भी पहचान लिया और जिस पर्सन ने मुझे ढूंढा है वो भी तब जब मैं अपने ही हाथों के द्वारा बनाए गए स्पिरिट गाइडेंस टूल को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो पक्का ये वही बंदा है जिसने दो बूसी को डरा दिया था। और फिर जिंग होंगचन कहता है कि सीनियर आप तो अमेजिंग हैं और आप एकदम सही कह रहे हैं और मैं अपनी इस गुस्ताखी के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। और वैसे भी मैं जो वर्चुअस हॉल का लॉर्ड हूँ तो मुझे ऐसा अपने आप को दिखाना पड़ता है जिससे कि मेरा दबदबा बना रहे, लेकिन ये काफी अफसोस की बात है कि होंगचन का जन्म एक सम्मानजनक अपीयरेंस के बिना हुआ है, इसी वजह से मुझे भी अपना अपीयरेंस बदल के रखना पड़ता है। और चलिए मैं वापस से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं वर्चुअस हॉल का लॉर्ड और सनमून एकेडमी का प्रिंसिपल जिंग होंगचन हूँ और अगर पॉसिबल हो सकता है तो सीनियर क्या आप मुझे अपना सरनेम बता सकते हैं। और इस तरफ जिंग होंगचन को देख के युहा को काफी गुस्सा आने लगता है और ये मन में कहता है कि ये वही है जिसने मेरी सिस्टर को नुकसान पहुंचाया है। और जिंग होंगचन को जवाब देते हुए मुलाओ कहते हैं कि एल्डर मुएन मुझे विश्वास है कि दुनिया में ज्यादा लोग नहीं होंगे जिन्हें इस एल्डर का नाम भी याद होगा। और इनके नाम को सुन के जिंग होंगचन भी हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है कि वास्तव में मैंने पहले कभी इनका नाम नहीं सुना और यहाँ तक कि हमने इस पे काफी ज्यादा रिसर्च भी कर रखी है, लेकिन तब भी हमने इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल को मिस कर दिया। और फिर मुलाओ कहते हैं कि जुआन जी इन्हें मा जियाओ के पास ले आओ। और फिर जुआन लाओ जिंग होंगचन को मा जियाओ के पास ले आते हैं और यहाँ पे आने के बाद जिंग होंगचन मन में कहता है कि इस रूम के अंदर जिन एरेस को सेट किया गया है वो सिंपली काफी अमेजिंग है और इस लड़की की सांसों के हिसाब से पक्का मुलाओ ही होंगे जो इसकी देखभाल कर रहे होंगे। और फिर जिंग होंगचन कहता है कि क्या मैं इसे और भी करीब से देख सकता हूँ क्या। और तभी मुलाओ की यहाँ पे स्पिरिचुअल गोल्डन बॉडी आ जाती है और वो कहती है कि हाँ बेशक तुम देख सकते हो। और जैसे जिंग होंगचन मुलाओ की इस गोल्डन स्पिरिचुअल बॉडी को देखता है तो ये काफी चौंक जाता है और कहता है कि ये तो एक स्पिरिट बॉडी है, ना जाने ये सीनियर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे जो ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनकारनेशन को बना पाए। और असल में एल्डर अपनी स्ट्रेंथ को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और मुलाओ अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि मैंने इसके प्रोटेक्टिव एरिया के अंदर रास्ता खोल दिया है तो तुम इससे एंटर कर सकते हो। और फिर जिंग होंगचन एरिया के अंदर एंटर करके मा जियाओ को चेक करने लगता है और चेक करने के बाद कहता है कि सॉरी इस बच्चे के अंदर जो फायर है वो पूरी तरीके से अनस्टेबल है और मुझे डर है कि यहाँ तक कि मेरे पास भी एबिलिटी नहीं है इसे हील करने की। तो मुलाओ कहते हैं कि अब जब ये बात है तो फिर हमसे किसी भी चीज की डिमांड मत करना, तो प्लीज अब सेकंड फ्लोर पे वापस से लौट जाइए और चलो वहीं पे चल के बात करते हैं। और इनकी बात को सुन के जिंग होंगचन मन में कहता है कि मेरे इनिशियल प्लान में मैंने सोचा था कि जो जो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं मैं उन सभी के लिए ही तैयार हूँ, लेकिन इस एल्डर से मिलने के बाद मुझे सच में रियलाइज हुआ कि मैंने सच में काफी गहराई से नहीं सोचा था। और फिर ये वापस से जहाँ पहले था वहीं पे लौट आता है जहाँ पे मुलाओ भी होते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारे ओपिनियन में
पोसाइडन पवेलियन और वर्चुअस हॉल के बीच में कौन ज्यादा बेहतर है, तो जिंग होंगचेन कहता है कि ये जूनियर किसी भी तरीके की अनुचित टिप्पणी नहीं दे सकता है, लेकिन अगर फाइट सुपीरियरिटी की होती है तो स्पिरिट गाइडेंस टूल बेजोड़ हैं। हालांकि अगर बात बैटल स्ट्रेंथ की जाए तो निसंदेह ही शेरक एकेडमी बेस्ट है, और फिर भले ही इसमें हमारा वर्चुअस हॉल और बॉडी सेक्ट क्यों ना हो तब भी हम हारेंगे। और इसकी इन बातों से मूला समझ जाते हैं कि ये दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रही हैं। और फिर मूला कहते हैं कि जिंग होंगचेन एल्डर पहले भी वर्चुअस हॉल को विजिट कर चुके हैं, तुम्हारी जो प्रोग्रेस स्पिरिट गाइडेंस टूल्स के साथ है उसने वास्तव में मेरी एक्सपेक्टेशन को भी पार कर लिया है। हालांकि क्या तुम मानोगे कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर पर्सन है वो अभी स्पिरिट एल्डर ही है, जिसपे जिंग होंगचेन कहता है कि हाँ आप सही हैं और यही अभी स्थिति है। और ही मन में कहता है कि ये असल में वर्चुअस हॉल आया था, ये तो सच में काफी ज्यादा डरावना है। और मूलाओ कहते हैं कि क्या तुम्हारी कोई और भी रिक्वेस्ट है तो तुम बेझिझक होके कह सकते हो। और तो और अगर तुमने कभी भी अपने स्पिरिट गाइडेंस टूल्स को शेरक एकेडमी की तरफ पॉइंट करने की हिम्मत की तो एल्डर्स को दोबारा से तुम्हारी सिटी को विजिट करना पड़ेगा। और इस चीज को सुन के जिंग होंगचेन और भी चौंक जाता है और कहता है कि आप सच में लोगों की प्रशंसा के हकदार हैं, तो प्लीज आप इस नाचीज की इस गलती को माफ करें। और मेरे यहाँ पे आने का जो दूसरा रीजन है वो हमारे दोनों स्कूल्स के बीच में टीचिंग एक्सचेंज करने के बारे में है, और मुझे लगता है कि ये एक्सचेंज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये एक्सचेंज प्रोग्राम जो होता है इसको लेके मूला और जिंग होंगचेन काफी देर तक डिस्कस करते हैं, और आखिरकार इनके डिस्कशन का रिजल्ट मिल ही जाता है। और जो ये एक्सचेंज प्रोग्राम होना है वो अब से 2 साल बाद शुरू होगा, जो कि उसके अगले 3 सालों तक चलेगा। और ये एक्सचेंज तभी खत्म होगा जब एक काफी बड़ा कंपटीशन शुरू होगा जिसे सन मून किंगडम के द्वारा होस्ट किया जाएगा, जिसका भागीदार पूरा कॉन्टिनेंट होगा। और डेफिनेटली इस एक्सचेंज में यूहा पार्टिसिपेट करने वाला है, जबकि वर्चुअस हॉल जिया होंगचेन और मैंग होंगचेन को भेजेगा। और यूहा को देख के जिंग होंगचेन मन में कहता है कि तो ये है हुआ यूहा, और एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में इसे यहाँ से ले जाना सही रहेगा, इससे मुझे बच्चों की सेफ्टी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और फिर जिंग होंगचेन कहता है कि एल्डर मेहमान नवाजी करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जूनियर एक आखिरी सवाल पूछना चाहता है, क्या ये शेरक के लिए संभव हो सकता है कि इसके सन मून किंगडम के साथ गहरे रिश्ते हों। और इस पे मूलाव कहते हैं कि शेरक एकेडमी सोल लैंड की शेरक एकेडमी है और सन मून किंगडम सोल लैंड का सन मून किंगडम है, जिसपे जिंग होंगचेन कहता है कि ठीक है ये जूनियर समझ गया। और इतना कह के ये यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मूलाव इसे रुकने के लिए कहते हैं। इस वजह से ये काफी घबरा जाता है और कहता है कि क्या एल्डर की किसी तरीके की अब भी रिक्वेस्ट है। पिछले कुछ सालों में तुम पहले आउटसाइडर हो जिसने पोसाइडन पवेलियन के अंदर कदम रखा है, और ये ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहाँ पे तुम अपनी इच्छा के अनुसार आ सको या जा सको। इसलिए रैंक 9 स्पिरिट गाइडेंस टूल के उस पीस को पीछे यहीं पे छोड़ के जाओ, और तो उसके इस्तेमाल को भी लिख देना। और इस चीज को तुम एंट्रेंस फी भी समझ सकते हो। और तभी अचानक से ये पूरा रूम गोल्ड में कवर हो जाता है, और ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे कोई इनविजिबल हैंड जिंग होंगचेन का गला घोट रहा हो। और एंट्रेंस फीस का सुन के जिंग होंगचेन काफी चौंक जाता है और कहता है कि सीनियर आप अपनी स्ट्रेंथ का गलत फायदा उठा रहे हैं। और फिर ये मन में कहता है कि ये बेसिकली मुझसे जबरन वसूली कर रहे हैं। और इस तरह मूला एक शब्द भी इससे नहीं कहते हैं। और जिंग होंगचेन इन्हें देख के मन में कहता है कि ये तो काफी ज्यादा निर्दयी हैं।